अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आपके क्या हाल है? मैडम परेशान है कि एक ही जैसे सूट के अंदर हमारी 3-4 वीडियोस हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, कुछ बच्चों का हमें ना इस पे मैडम को अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। तैयबा हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ सिल्वर मेडल इन क्लाइमेट चेंज और आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की टीचर हैं। ऑब्वियसली हम छोटी वीडियोस इसलिए बना रहे होते हैं कि बहुत सारी जो ऑडियंस होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आधे घंटे का लेक्चर बैठ के सुन सके। तो छोटे छोटे चंक्स, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसके मतलब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो की टॉपिक है वो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। सबसे पहला सवाल मैडम से, जो मेरे से भी अक्सर बच्चे पूछते हैं, सवाल का जवाब कितने सफ़े का होना चाहिए? यस सर। ठीक है। और मतलब मुझे तो हैरानी होती है इस चीज़ पे कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पूछते हैं। जी जी सर। तो अब एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट सर। तो साइंस में मतलब मैं तो कहता हूँ एबिलिटी में तो वो आधे सफ़े का भी हो सकता है। एग्जैक्टली और सर। इन सर्टन एरियाज मतलब साइंस के अंदर भी, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, वो एक सफ़े का भी हो सकता है। अब आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके मतलब इन्वायरमेंटल साइंस में क्वेश्चन की लेंथ कितना का मैटर करती है और क्या होनी चाहिए? सर एनवायरमेंटल साइंस में क्वेश्चन की लेंथ इसलिए इस तरह मैटर नहीं करती कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। एनवायरमेंटल साइंस में मैं ये समझती हूँ कि आपका कंटेंट मैटर करता है और वो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप 3-4 पेज पे उसको लेके जाएं और वो खुद ही क्वेश्चन चला जाएगा 3-4 पेज पे। उससे पहले आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आंसर को। ठीक है। अगर आप उससे पहले उसे एंड कर रहे हैं इसका मतलब आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। और अगर आप 10 मार्क्स में लिख रहे हैं तो आप 2-2.5 पेज में उसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक नहीं है इसलिए आप इसको 1-1.5 पेज पे नहीं कर सकते। और ये बहुत ओपिनियन बेस्ड भी नहीं है इसलिए आप इसको 5-6 पेजेस पे भी नहीं लेके जा सकते। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स 10 है या 20 है, आप इसको 3 से 4-5 पेजेस में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 to 4-5 पेजेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक एवरेज हम बता रहे हैं। अब फर्स्ट किया, मैं अगर लिखता हूँ तो मैं बहुत खुला खुला लिखता हूँ, एक लाइन पे आती 4-5 लफ्ज़। मेरा एक दोस्त है वो 10 वर्ड एक लाइन पे लिख रहा होता था, बारीक लिख रहा होता था, ठीक है। तो उसकी 2 सफ़े की राइटिंग मेरी 4 सफ़े की राइटिंग के बराबर होती है। इन चीज़ों को, फैक्टर्स को आपने खुद सेल में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है। मतलब मेरे पास भी जब साइंस के बच्चे आते हैं, मैं साइंस से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि समहाउ एनवायरमेंटल साइंस जो है उसमें साइंस आती है, ठीक है। वो फर्स्ट की इंट्रोडक्शन लिख के ले आएंगे। मैं कहूँगा भैया ये इंट्रोडक्शन, भाई साइंस, जनरल साइंस में इंट्रोडक्शन ही चाहिए। तो आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है उसमें क्या डिफरेंस है विज़ावी अगर आप पाक अफेयर, करंट अफेयर या इस्लामिक स्टडीज या अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो? ओके सर। सर इसमें जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं और एक अप्रोच होती है, 2 चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप ना इनमें फ़र्क करना सीख लें। जो टेक्निक होती है ना वो एक ही है, वो आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अच्छी टेक्निक्स होती हैं, अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, उसमें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन से भी पहले जो बहुत अच्छी टेक्निक होती है उसमें ये होता है कि आप 4-5 लाइन पे ना आउटलाइंस लिख दें। जैसे सर आप ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको पहले आउटलाइन बनानी होती है और फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं। आप हर पेपर में, चाहे आप एनवायरमेंटल साइंस का अटेम्प्ट कर रहे हैं या किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप पहले हाफ पेज पे अपनी आउटलाइंस लिख दें, ठीक है, आपने क्या क्या लिखना है, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। अब टेक्निक ये होगी कि फॉर एग्जांपल यूट्रॉफिकेशन पे क्वेश्चन है, आप पहले लिख दें, उसको डिफाइन करें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, ठीक है, और आउटलाइन में आपकी बन जाएगी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फिर आपकी काजेज आ जाएंगी, फिर उसका प्रोसेस आ जाएगा यूट्रॉफिकेशन का, फिर रिकमेंडेशन आ जाएगी, कंक्लूजन। ये 5 लाइंस आप लिख दें। एग्जामिनर को पता चलेगा कि यूट्रॉफिकेशन पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की और उसको पता है मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। और फिर जब आप लिखना स्टार्ट करें, ये मैं टेक्निक्स डिस्कस कर रही हूँ, आपने लाजमी यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस का स्केच बनाना है, प्रोसेस नहीं लिखना। क्योंकि अगर आप 3 पेजेस पे प्रोसेस लिखेंगे और आप 1 पेज पे उसका स्केच बना रहे हैं, उस स्केच के साथ ही आप छोटा छोटा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और 5 या 6 स्टेप्स में आप उसको 1 पेज पे ले आए, तो उस स्केच को पढ़ के ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और वो इतना टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आप उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होगी। आप उसको पैराग्राफ में मत लेके जाएं। ये है टेक्निक्स कि जहाँ पे डायग्राम ऐड हो सकती है ऐड करें, जहाँ पे स्केच बन सकता है स्केच बनाएं, जहाँ पे टेबल बन सकता है टेबल बनाएं। जैसे अगर आप ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग को मत एक्सप्लेन करें वर्ड्स में, आप डायग्राम बना दें और वही आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन में स्केच, डायग्राम, टेबल, फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर दें और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन ले आए। ये तो हो गई टेक्निक्स।
अब जो अप्रोच होती है, जो मैं डिस्कस करती हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस में आपको कौन सी अप्रोच बहुत अच्छे मार्क्स दे देती है। पहले सर, आपकी जो अप्रोच है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपने जब भी किसी इशू को लिखना है, रिमेंबर कि आप उस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। आप प्रिडिक्ट किए बगैर और फ्यूचर को डिस्कस किए बगैर अपने क्वेश्चन को मत एंड करें। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। और दूसरा, आप उस सिचुएशन को एनालिसिस करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोक पे लिख रहे हैं, तो आप लिख देंगे व्हाट इज स्मोक। उसके बाद आप स्मोक का थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे, उसके काजेस वगैरह बता देंगे। अब जो आपके पेपर को डिफरेंशिएट करेगी बाकी से, वो आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच होगी और स्मोक का एनालिसिस होगा। आप ये बताएं कि स्मोक का जो करंट सिनेरियो है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, ठीक है, ये चैलेंजेस हैं इसको काउंटर करने में। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही और हम कोई अच्छी मेजर्स ना लेके आए, तो स्मोक को हम कहाँ पे देखते हैं 4-5 साल में। उसके बाद हमें इसको कैसे जो है वो काउंटर करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें सोल्यूशन पे काम करना है तो कैसे करना है। जैसे मैंने बच्चों को स्मोक का एनालिसिस करवाया था, तो मैंने उन्हें बड़ा अच्छा एनालिसिस करवाया था इंडिया और पाकिस्तान पे। अब आप देखें कि ये सब्जेक्ट किस तरह से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसमें कोई साइंस नहीं है। स्मोक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का मसला है, और अभी हम लोग ब्लेम गेम में हैं। पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है और इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है, क्योंकि पंजाब दोनों साइड पे है, और जो पंजाब में सबसे ज्यादा फार्मिंग होती है और रेजिड्यू की बर्निंग से स्मोक होता है और उससे स्मोक होता है, स्टबल बर्निंग से। तो ब्लेम गेम को साइड पे रख के हमें एक कंबाइन इशू लेना है। हम ब्लेम गेम को साइड पे रख के हमें एक बायलैटरल स्टेप लेना है। हमें मेजरमेंट्स लेनी है मिलके, सो दैट हम इसको रिजॉल्व करें। तो ये वाला एनालिसिस आपको अपने पेपर में ऐड करना है, एनवायरमेंटल साइंसेज के इश्यूज को डिस्कस करते हुए और उसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए। और रिकमेंडेशन से पहले हमेशा चैलेंजेस लिखें। मैं ये बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि जब आप चैलेंजेस लिख देते हैं ना कि हम क्यों नहीं उस फेज पे जा पा रहे, तो फिर आप ज्यादा अच्छी रिकमेंडेशंस लिखते हैं, क्योंकि आपके जहन में पॉइंट होते हैं कि हमने किस किस लेवल पे इस चीज को सॉल्व करना है। तो ये जो अप्रोच है बच्चों की, ये एनवायरमेंटल साइंस में उन्हें अच्छे मार्क्स जो है वो दिलवा सकते हैं। चलिए, वंडरफुल। अच्छा, इसमें तैयबा एक जो चीज़ आपने बड़ी प्यारी डिस्कस किया है कि डायग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, केमिकल इक्वेशंस अगर कहीं पे कोई बनती है रेलेवेंट, अगर कोई एक आधी बनती है तो आप वहाँ पे करें ड्रॉ। स्केच से आपकी क्या मुराद है? मतलब स्केच से जो मैं समझा हूँ फ्लो चार्ट है। जी जी सर, फ्लो चार्ट होगा। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अब एक मेरी बच्चों को होता है, बल्कि हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट है जो थोड़ा साइंटिफिक है, जिस तरह ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, तो जो ज्योग्राफी की टीचर वो कहती हैं कि आप क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम या स्केचेस बना सकते हैं, कि वो आपको नंबर ज्यादा देगा। आपका इसके मतलब क्या ओपिनियन है? सर ये बिल्कुल ठीक बात है। आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आपको बहुत कम लिखना पड़े, और आप जो है वो अपना फ्लो चार्ट बनाएं, कोई डायग्राम बनाएं और काम को खत्म करें। अच्छा, अब फ्लो चार्ट की बड़ी अच्छी बात यह है कि आप फ्लो चार्ट खुद से भी बना सकते हैं, आप हर क्वेश्चन में बना सकते हैं। सर जैसे 2021 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था डिफाइन रिस्क एनालिसिस और व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस अकॉर्डिंग टू ईपीए। मैंने जब बच्चों को समझाया कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे, अब बच्चों ने बड़ा लंबे लंबे 4 स्टेप्स और पैराग्राफ्स ये वो, आप 3 पेजेस पे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे। एक तो ईपीए का उन्होंने रेफरेंस दे दिया। अब ये मैं देखिए अप्रोच का मैंने डिस्कस किया, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए। आप उसकी डेफिनेशन ही अकॉर्डिंग टू ईपीए स्टार्ट करें कि अकॉर्डिंग टू ईपीए रिस्क एनालिसिस क्या है। 2-3 लाइन में डेफिनेशन लिख दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जब आप 4 स्टेप्स पे आए तो आप उसका फ्लो चार्ट बना लें कि 4 स्टेप्स ऑफ ईपीए, ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, 4, वो आपका पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा। और उसके बाद आप उसी फ्लो चार्ट के नीचे उस एक स्टेप को डिस्कस कर दें 2-3 लाइनों में, 2-3 लाइन में। और उसके बाद जो है वो आप उसका एनालिसिस करें, उस फ्लो चार्ट रिस्क एनालिसिस की इंपॉर्टेंस डिस्कस करें, रिस्क एनालिसिस कितना पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, ईपीए का उसमें क्या रोल है, ये चीजें अप्रोचेस में आ जाएंगी। ये आपके क्वेश्चन को जो है वो फर्दर अच्छा कर देंगी। जैसे आप किसी चीज को ब्यूटीफाई कर रहे हैं या उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद आप कंक्लूजन से एंड कर दे। तो 3 पेजेस पे मैक्सिमम बहुत अच्छा कर सकते थे, 2.5 पेज पे। अब बच्चों ने ईपीए का रिस्क एनालिसिस और 4 स्टेप्स पे 6-6, 5-5 पेजेस भी लिखे हुए थे, जिनका कोई ना फायदा था और ना अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूँ कि आज मैं कुछ अपना साथ साथ एनालिसिस डिस्कस किए जा रहा हूँ। आपकी अपनी प्रमोशन हो रही है। नहीं, मैं उसमें आपको कि मैं कहता हूँ आपका जो एग्जामिनर है ना वो आपका पेपर पढ़ेगा नहीं। जी सर।
मगर मैं अक्सर ये बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए ये कहता हूँ, एग्जामिनर ने आपका पेपर पढ़ना नहीं है, अगर उसको पढ़ना पड़ा तो मतलब आपने ऐसा लिखना है कि उसको पढ़ना ना पड़े, उसको स्किमिंग करनी पड़े, वो स्किमिंग करके या एक नज़र से उसको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाए कि आपने क्या लिखा होगा। तो इस पे क्या आपका ओपिनियन? सर ऐसा ही है, क्योंकि अब जब मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ तो मुझे ये बात 100% ठीक लगती है, क्योंकि मैं डेली बेस पे बच्चों के क्वेश्चंस चेक कर रही होती हूँ। पोल्यूशन पे मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया तो जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा लिखा हुआ था मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। मुझे पहले 1-2 पेज पढ़ के ही पता चल गया कि आगे भी क्या लिखा हो सकता है, और मैं उसी 1-2 पेज को इवैल्यूएट करके मार्क्स दे दूंगी। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि आगे उसने बहुत अच्छा लिखा हो और उसका क्वेश्चन डिजर्व कर रहा हो कि उसको अच्छा नंबर दे दी जाए, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने पोल्यूशन पे कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हुए थे, कुछ डायग्राम्स और 1-2 टेबल बना के क्लियर किया हुआ था कि क्या इम्पैक्ट्स है ये वो। मैंने वो क्विकली उनको पढ़ा और उनको मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए। हालांकि हो सकता है जिन्होंने रिटर्न में लिखा हो सकता है उन्होंने ज्यादा अच्छा नॉलेज अच्छे आइडियाज हो। तो इट इज ट्रू कि आप जितना ज्यादा एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे वो आपको उतना ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। दैट्स अ वंडरफुल रिप्लाई फ्रॉम द तैयबा हफीज कि मैं ये बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी कह रहा होता हूँ, हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका इस चीज़ पे कंसेंसस है, बल्कि मैं एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, पेपर चेकिंग बहुत गंदा काम है। एग्जामिनर डोंट लाइक इट। उसकी 2 रीजंस हैं, एक तो इसका पे बहुत कम मिलती है उनको पेपर चेक करने की, दूसरा माशाल्लाह से जो बच्चों ने लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पेपर ऐसा लिखना है जो कम से कम रीडेबल हो और आसानी से पढ़ा जा सके। कोई चीज़ आप फाइनली ऐड करना चाहते हैं इसमें? सर मैं यही बस ऐड करना चाहूँगी कि एनवायरमेंटल साइंस को ऑप्ट करें, क्योंकि ये आपकी बहुत अच्छी सिलेक्शन होगी। बिल्कुल आपको ये सब्जेक्ट डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और आपका कंसर्न नंबर लेना होना चाहिए, क्योंकि आपने एलोकेशन करवानी है। आपका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि जेंडर स्टडीज में आपको आता है तो आप खुद से, मैं जेंडर स्टडीज को बिल्कुल डीवैल्यू नहीं कर रही, ना ही मैं स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर रही हूँ कि वो सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करें। कुछ स्टूडेंट्स के उस पर ग्रिप है, उसको ऑप्ट करें, जेंडर स्टडीज हो जाए या कोई भी और सब्जेक्ट हो जाए। कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि मैं खुद से कितना लिख सकता हूँ, चाहे वो आपको नंबर दे या ना दे। कंसर्न ये होना चाहिए कि आपको कहाँ से नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो इस बेस पे अपने सिलेक्शन करें, क्योंकि आपका जो गोल है वो सीएसपी बनना है और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और उसके लिए ये सब्जेक्ट एक बहुत अच्छी सिलेक्शन है। चलें जी, थैंक यू तैयबा। हम एक वीडियो वैसे इस पे भी करेंगे जेंडर स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस पे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।